Good morning, student. My name is Arun Gupta. I am the HOD of BCom डिपार्टमेंट. बेसिकली बीकॉम के अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं और तीनों सब्जेक्ट हमारे लिए मेजर ही होते हैं. दो दो सब्जेक्ट हैं आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, एक दूसरा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को फ़िलहाल मैं आज इंटरप्रेट करने वाला हूँ. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होती क्या है आज हम ये समझेंगे. ये क्यों ज़रूरी है, क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इसके, और इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए. बेसिकली मैथमेटिक्स की कई ब्रांचेस होती हैं, ठीक है. उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, आपका अलजेब्रा आता है, ठीक है, जियोमेट्री आती है. तो ये भी एक क्या होता है, सब डिवीज़न होती है किसकी, मैथमेटिक्स की. लेकिन ये सब डिवीज़न किसके लिए बनी, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो 2 + 2 = 4 आता है आंसर. या क्या करते हैं 1 2 3 ऐसा करके सीरीज आती है. अब इसको अगर इंटरप्रेट करने लगे या किसी को समझाने लगे तो इसमें टैबुलेशन की फॉर्म नहीं होती मैथमेटिक्स में. तो उस टैबुलेशन की फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए या टैबुलेशन में इंटरप्रेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का रोल हुआ है. मैथमेटिक्स कभी भी इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती थी. 2 + 2 कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देता. लेकिन अगर ये बताता है कि 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, दोनों की वर्क एफिशिएंसी इतनी है, उसको टैबुलेशन की फॉर्म में अगर हम करते हैं तो हो सकता है कि हमें एक फाइंडिंग, एक रिजल्ट मिल सके. तो उस फाइंडिंग और उस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. मानव का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत सारी चीज़ों से घिरा होता है. लेकिन क्या होता है, मस्तिष्क के अंदर सारी चीज़ें ये मान के चलना स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो अब स्टोरेज को अगर ठीक करना है हमें, तो हमें ऐसे किसी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर चीज़ें जो हों वो एक शेड्यूल के अंदर हों. अब शेड्यूलिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स का क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है. तो स्टैटिस्टिक्स के लिए बुक क्या कहती है हम वो भी देखते हैं. ये तो मैंने अपनी भाषा में आपको बता दिया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. अब स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए हम पहले बुक देखते हैं कि बुक में क्या बोला गया है. बुक में बोला गया है, स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा देखते हैं या अर्थ देखते हैं पहले हम, कि सांख्यिकी माध्य समग्र के विभिन्न पदों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जो संपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है. सांख्यिकी में संपूर्ण समग्र श्रेणी के केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने वाले प्रतिनिधि, मूल्य निधि और प्रवृत्ति की माध्य या माध्य कहलाता है. अब माध्य क्या होती है, माध्य के अंदर अगर आप बात करो तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी क्या है, आपको ये बता देगा कि एवरेज क्या होता है किसी चीज़ का. एवरेज कैसे हो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं. अब 50 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो किसी के 50% है, किसी के 60% है, किसी के 65% है, जैसे कि आपकी क्लास में आते हैं. लेकिन अगर कोई मुझसे पूछने लगे कि आपकी क्लास का एवरेज परसेंटेज कितना है, तो मैं क्या करूँगा, 50 बच्चों के जो मार्क्स आए हैं, 50 बच्चों के मार्क्स को मैं टोटल करूँगा परसेंटेज को उनकी, किसी की 50 है, किसी की 55, 50 को उनको टोटल करूँगा, 50 से डिवाइड कर दूँगा. और डिवाइड करने के बाद मैं उनसे कह दूँगा कि 50 बच्चों के एवरेज मार्क्स जो उसका डिवाइड करने पर आंसर आएगा वो है, यानी 65% है या 54% है या 60% है. अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट आपके घर में क्या हुआ, आपका घर है, घर के अंदर किसी की सैलरी 5,000 रुपये, किसी की 10,000 रुपये, किसी की 25,000 रुपये, किसी की 50,000 रुपये. अगर कोई पूछने लगे कि आपके घर की एवरेज इनकम क्या है, तो 5,000 + 25,000 कितने होगा, 30,000. 30,000 + 50,000 कितने होगा, 80,000. 80,000 + 50,000 कितने हो गए आपके, 1,30,000. 1,30,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 × 2 = 10, ठीक है, और 5 × 6 = 30, यानी क्या है, मेरे घर की मंथली इनकम 16,000 रुपये पर मंथ हो जाती है. ये क्या है, एवरेज है कि इतना तो मेरे घर में आना ही आना है. किसी की चाहे 5 हो, किसी की 10 हो, एवरेज मेरे यहाँ पर 16,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है. अब उसी तरीके से अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में अगर कोई कहने लगे कि आपके टोटल परसेंटेज कितनी आई है, तो किसी में 50 है, किसी की 40 है. अब आप क्या करोगे, सारे मार्क्स को जोड़ोगे और जितने मार्क्स हैं उसको उतनी नंबर से डिवाइड कर दोगे, यानी 500 में से मार्क्स हैं आपके, 100 नंबर का मार्क्स है, आपने क्या करे 250 मार्क्स लेकर आए, 250 डिवाइड बाय 500 × 100, यानी 50% आपके आ गए. अब किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो एग्रीगेट मार्क्स आए हैं वो 50% आए हैं. अगर आपसे कोई पूछेगा इसके अंदर कि आपके कितने मार्क्स, किस में कितने कम हैं, किस में कितने ज़्यादा हैं,
तो वो भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पता चलेगा, उसे बोलते हैं माध्यिका यानी मीडियन। जिसमें कम है मार्क्स, ठीक है, वो सब्जेक्ट वो अलग कर देगा, मिडल पॉइंट बता देगा कि लेफ्ट हैंड पे जितने भी आपके कम वाले मार्क्स हैं, राइट हैंड पे जितने भी आपके कितने, ये आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो ये मिडल वैल्यू वो कराती है। नेक्स्ट जो मिडल और सेंट्रल टेंडेंसी में आता है वो आता है भूयष्टक, यानी जिसे बोलते हैं मोड। मोड का क्या काम होता है? मोड का काम होता है आपको हायर फ्रिक्वेंसी। अगर आपसे कोई पूछने लगे आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है, अब मैथमेटिक्स में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स है 55, तो फ्रिक्वेंसी वहीं शो हो जाएगी, वहीं राउंड बन जाएगा 55 मार्क्स मैथमेटिक्स में। तो ये क्या करता है, आपका समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य से क्या होता है कि आपको एक एवरेज रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। आपको एक इंटरप्रिटेशन टूल होता है। अब आपको सपोज 50 आदमियों के आपको मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, अब आपसे कोई पूछने लगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, तो आप सीधा क्या करोगे, आप सीधा मोड का यूज़ करोगे, हाई फ्रिक्वेंसी पे जाकर आप एरो बना दोगे किसके सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे कोई पूछेगा एवरेज मार्क्स क्या है, आप पूरी फ्रिक्वेंसी का टोटल करोगे और उतने नंबर से डिवाइड कर दोगे, आप बता दोगे एवरेज इतने हैं। अगर कोई पूछने लगेगा कि 50% से कम मार्क्स वाले कौन से, 50% से ज़्यादा मार्क्स वाले कौन से हैं, तो आप क्या करोगे, उसकी मिडल वैल्यू चूज़ करोगे और मिडल वैल्यू के बाद के आपको पता चल जाएगा क्यूमुलेटिव लेने के बाद कि इतने मार्क्स वालों के क्या है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, इतने मार्क्स वालों की कम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो बहुत ही अच्छा रूल प्ले करती है। अब रूल के अकॉर्डिंग ही स्टैटिस्टिक्स चलती है, इसके रूल को हम फॉलो करते हैं और रूल को फॉलो करके हम क्या करते हैं, इसके फाइंडिंग निकालने की कोशिश करते हैं, फाइंडिंग निकालते हैं। लेकिन क्या है, अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करा है। माध्य समंकों में विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। चूँकि माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत ही होता है, इसलिए कभी कभी एक केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। यानी क्या है, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आपको एक इंटरप्रिटेशन मिल जाती है कि आपको ये भी पता चल गया कि घर के अंदर मान लो किसी की 5 मेंबर है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15 कमा रहा है, कोई 25 कमा रहा है और कोई 30 कमा रहा है। पाँचों का टोटल कर लिया, 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल कर आया 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये क्या निकल कर आया कि इतनी जो सैलरी है घर के अंदर आती ही आती है हमारे। ठीक है, कोई ज़्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है उससे मतलब नहीं है, सारे समंक का मतलब होता है डेटा। सारे डेटा को हमने टोटल करा, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 ही मेंबर थे और बता दिया। आप कोई हमसे पूछने लगे ज़्यादा कमाने वाला कौन है, तो हम क्या करेंगे, 25,000 पे जाके एरो लगा देंगे। आप ये कहेंगे कि कौन ज़्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 वैल्यू है, 5 को 2 से डिवाइड करा हमने, 2.5 आ गया। ठीक है, 5 में 1 जोड़ा और तीसरे नंबर वाला जो है, तीसरे से लेफ्ट वाले कम कमा रहे हैं और तीसरे से राइट वाले ज़्यादा कमा रहे हैं। तो हमें क्या होगा, तीनों चीज़ें हमें इससे पता चल गई। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैथमेटिक्स में आपको सीधे सीधे ये बता देंगे कि इसकी सैलरी ज़्यादा है, इसकी सैलरी कम है और इसका टोटल ये आता है। तो मैथमेटिक्स की सब ब्रांच क्या बनी, स्टैटिस्टिक्स बनी, जो कि इंटरप्रिटेशन का काम करती है, लोगों को प्रदर्शित करती है कि आपने जो किया है उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए। तो इसके ऊपर क्या हुआ, रूल्स रेगुलेशन आते हैं। अब क्या होता है, बात आती है कि अगर स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का क्या रीज़न है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आ रहा है रीज़न, आंकड़ों का सरल एवं सूक्ष्म चित्र प्रदर्शित करना। आंकड़ों को यानी क्या हुआ, डेटा को हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि कोई नया आदमी भी उस डेटा को देख के आसानी से समझ सके कि ये डेटा कह क्या रहा है। अगर सपोज दैट मैं एक क्लास का डेटा इकट्ठा करता हूँ, 50 बच्चे हैं उसके अंदर, 50 बच्चों के मैं मार्क्स इकट्ठा करता हूँ, तो किसी के 45 है किसी के 50 है, तो मैंने ऐसे सीरियल में लिख लिया। एंड में अगर मेरे से कोई पूछने लगे कि कितने बच्चों के 45 से ऊपर हैं, तो मैं मीडियन का फार्मूला लगा दूंगा। कोई मुझसे पूछने लगे हाई एवरेज का सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, मैं मोड लगा दूंगा। और कोई मुझसे पूछने लगे एवरेज क्लास का कितना परसेंटेज है, तो मैं सबका टोटल करके टोटल 50 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा एवरेज पता चल जाएगा कितने लोगों ने इतने मार्क्स ग्रैस्प किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आंकड़ों के बीच तुलनात्मक अध्ययन। जब मैं उनका एनालिसिस कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएंगे कि जिनके कम परसेंटेज है उन पर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, जिनकी ज़्यादा परसेंटेज है उनको मुझे पॉलिश करना है कि वो कॉलेज के स्कॉलर बन सके या स्कूल को टॉप कर सके। एक पर्टिकुलर उसका बता रहा हूँ। इसी तरीके से कंपनी काम करती है। कुछ प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ओवर रेटेड परफॉर्म कर रहे होते हैं।
तो जो ओवररेटेड परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर हमें एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, और जो हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर अमेंडमेंट करके हमें उसको एक फिक्स पोजीशन पर रखना है। तो इससे किससे पता चलता है? ये चीज़ें पता चलती हैं आपके आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन से। संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व, संपूर्ण समूह का यानी क्या, सारे डेटा को हम एक ही जगह क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। क्लासीफाइड का मतलब होता है कि अगर मान लो डेटा ज़्यादा बड़ा है तो उसको क्या करते हैं, हम क्लासीफाई कर लेते हैं। किस तरीके से? अगर मान लो मेरे को एक देश की पॉपुलेशन जाननी है कितनी है, तो पॉपुलेशन जानने के लिए मैं पर्टिकुलर एक एक घर जाके पॉपुलेशन के लिए अलग अलग डायरी नहीं बना सकता। मैं क्या करूँगा, क्लासिफिकेशन करूँगा। 0 से 10 साल वाले बच्चे आपके घर में कितने हैं? उनने कहा 1 है, तो मैं 1 लिखाया। फिर मैंने पूछा 10 से 20 वाले कितने? उनने कहा 1 है, तो मैंने 1। फिर 30 से 40 वाले। इस तरीके से मैं आंकड़ों को इकट्ठा करता जाऊँगा। लास्ट मेरे को पता चल जाएगा कि कितनी एज वाले लोग मेरे पास हैं। उस फ्रीक्वेंसी का मैं टोटल करूँगा तो पूरे देश की फ्रीक्वेंसी मेरे पास निकल कर आ जाएगी कि कितने लोग मेरे पास हैं और किन की क्या क्या एज है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका निर्णय का आधार प्रस्तुत करना। अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, सपोज दैट मैं अगर बिजनेस खोलने वाला हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे एरिया के अंदर जवान लोग कितने हैं, बुजुर्ग लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उसी हिसाब से मैं बिजनेस खोलूँगा। कपड़े बेचना चाह रहा हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे यहाँ पे जवान ज़्यादा है या बुजुर्ग ज़्यादा है। अगर जवान ज़्यादा होंगे तो जवानों के हिसाब से कपड़े सेल करूँगा, और बुजुर्ग ज़्यादा होंगे तो बुजुर्गों के हिसाब से कपड़े बनाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास रहती हैं। ठीक है। अब क्या होगी, ये सारे डेटा को इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, और इन डेटा को इकट्ठा करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए या स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए। सबसे पहला होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। अब क्या होता है, आपको कई तरीके से ये डेटा को फिल्टर करेगा। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको यहाँ पे सिनोप्सिस दिया है। सिनोप्सिस क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स क्या है ये बताया आपको, और सांख्यिकी के माध्य के उद्देश्य एवं कार्य मैंने आपको बताए हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको और फर्दर स्टडी करेंगे, इसका न्यूमेरिकल क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको इंटरप्रेट करूँगा।